नमस्कार, मैं रोहित महाजन। एनसीडी प्रोग्राम की जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जो नई गाइडलाइन है वो इशू हो चुकी है। उसके बारे में आज एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में आपने किस प्रकार एनरोलमेंट करनी है, स्क्रीनिंग करनी है और सीबैक कौन से भरने हैं, स्क्रीनिंग किस प्रकार से करनी है, तो ये सारी चीज़ें आज हम जो है डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो CHOs, हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर सभी के लिए ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं और जिनके यूज़ की ये वीडियो है ना। और वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो आप देख सकते हैं, तो नेशनल हेल्थ मिशन डायरेक्टर से ये जो है लेटर आया है। तो इंस्ट्रक्शन है एनसीडी के रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो ये आप सब्जेक्ट देख सकते हैं ना। तो इसमें जो है इन्होंने क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी एक कैंपेन चला था, आयुष्मान भव कैंपेन है ना, तो उसमें जो अचीवमेंट रही है हमारी आबादी की कितनी रही है 78%, 89% एनरोलमेंट की, 100% सीबैक की और 90% जो है हाइपरटेंशन और डायबिटिक जो है स्क्रीनिंग थी उसकी रही है। अब उसके बाद जो है जो नया फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 यानी कि ये 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जो आपने एनसीडी का कार्य करना है वो क्या करना है, किस प्रकार करना है, उसके रिलेटेड। तो पहला पॉइंट आप देखिए, इसमें साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है। तो जो इनरोलमेंट होती है, ठीक है, वो कम हुई है, शॉर्टफॉल मतलब कि कम हुई है ना। तो आगे इन्होंने लिखा है जो एनरोलमेंट की एक्टिविटी है वो वन टाइम एक्टिविटी है, यानी कि आपको सिर्फ एक बारी ही इनरोलमेंट करनी है। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि अगर मान लो आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अगर किसी परिवार की एनरोलमेंट कर दी है तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024-25 में उसके एनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एनरोलमेंट किसकी होगी, मान लो कोई नया बच्चा जो है पैदा होता है तो उसकी एनरोलमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी पुरानी 31 मार्च तक एनरोलमेंट कंप्लीट नहीं है 100%, तो वो आपको करनी पड़ेगी। तो सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी है एनरोलमेंट की, हर साल आपको एनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है क्लियर है। इन शॉर्ट, एनरोलमेंट करना किसका काम होता था, आशा वर्कर का। तो आशा वर्कर ने अगर एक बार एनरोलमेंट कर ली है तो अब उसको दोबारा अगले साल जो है एनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं है। एनरोलमेंट जो नए बच्चे आएंगे, पैदा होंगे, है ना, या कोई नया परिवार कहीं से आता है तो उनकी होगी। तो ये क्लियर कट इन्होंने लिखा हुआ है। और 100% आपकी पॉपुलेशन की एनरोलमेंट होनी चाहिए। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, है ना। तो सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, जो सीबैक फॉर्म भरे जाते हैं ये हर साल की एक्टिविटी है, एनुअल एक्टिविटी है ना। तो यानी कि हर साल आपको सीबैक फॉर्म जो है भरने पड़ेंगे, जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है। अब एलिजिबल पॉपुलेशन में क्या होता है, 30+ जितने भी होते हैं उन सभी के सीबैक जो है फॉर्म भरे जाते हैं। और 18+ किन के भरे जाते हैं, जो कोमोर्बिडिटीज़ होती है ना, वो आपको पता होगा कि जैसे बीपी, शुगर या प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, उनके जो है 18+ में भरे जाते हैं। और किसकी गाइडलाइन भी आपके पास होगी, ऑलरेडी आप कर ही रहे थे काम। तो बाकी मंथली प्रोसेस जो है वो 8.3 का टारगेट होता है। अब देखिए CHO जो होती है उनका मंथली इंसेंटिव भी होता है। अगर 8.3 उनका टारगेट कंप्लीट है तो ही उनको जो है इंसेंटिव मिलता है मंथली। तो ये गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि पुराने सीबैक और नए सीबैक फिल करने में 6 महीने का गैप होना चाहिए। जैसे मान लो आपने नवंबर मंथ में किसी का सीबैक फॉर्म फिल किया, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई महीने में अगेन उनका जो है सीबैक फिल हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि 6 महीने बाद ही आप जो है किसी का सीबैक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सीबैक फॉर्म फिल 6 महीने में कैसे करना है ये भी आपको बता देते हैं। प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। तो मैं एनसीडी पोर्टल में गया, ठीक है। एनसीडी पोर्टल में जाने के बाद मैंने जो है सर्च पे क्लिक करके, एक मेरे को पेशेंट का नाम याद था तो मैंने सर्च किया, तो उसकी फैमिली पूरी ओपन होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर नया मेंबर ऐड करना है तो यहाँ से होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, थर्ड ऑप्शन सीबैक पे जाना है। तो हम क्या सीख रहे हैं कि सीबैक फॉर्म कैसे फिल करना है ना। तो हमने थर्ड ऑप्शन सीबैक पे क्लिक किया। जैसे हमने थर्ड ऑप्शन सीबैक पे क्लिक किया
उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी चूज़ अ डेट। ये डेट आपने आज की सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये सी बैक फॉर्म याद रखना 6 महीने जिस पर्सन के कंप्लीट हो गए हैं, पुराने सी बैक और नए सी बैक का 6 महीने का अंतर होना चाहिए ना। जैसे मान लो कोई नवंबर में, मैंने आपको एग्जांपल दे दी, नवंबर में किसी का सी बैक भरा था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। तो मई में उसका सी बैक खुलेगा। तो आपने यहाँ पे आज की डेट सेलेक्ट करनी है, फिर ये फॉर्म नीचे का ब्लैंक आ जाएगा, फिर आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपने दोबारा से भरनी है उसकी। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि एज क्या है, स्मोकर, अल्कोहल डेली, है ना। तो ये आपको पता ही है सारे क्वेश्चन, तो ये आपने दोबारा से भरना साहब। जैसे आज डेट है 30, तो हमने 30 सेलेक्ट कर लिया ना, फिर नीचे का आपके पास ब्लैंक आ जाएगा अगर इसके 6 महीने पूरे हो गए हैं। तो जब आपने सी बैक की सारी इन्फॉर्मेशन भर दी, उसके बाद लास्ट में ये ऑप्शन आएंगे ना। अगर आप नई इनरोलमेंट कर रहे हो तो सेव एंड न्यू इनरोलमेंट पे आएगा। अगर आप नया मेंबर ऐड कर रहे हो तो सेव एंड ऐड मेंबर आएगा। अभी आपने पुराने बंदे का एनरोलमेंट फिल कर दिया है तो यहाँ पे आएगा सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखिए, मैंने एक पर्सन सेलेक्ट किया जिसके 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। वो पर्सन मैंने सेलेक्ट किया और सी बैक पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने सी बैक पे क्लिक करने के बाद मैंने डेट पे सेलेक्ट किया, तो डेट यहाँ पे आज की सिलेक्ट करनी थी, ठीक है। तो ये एरर आ गया, सी बैक ऑलरेडी सबमिट करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इट विल बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट रिव्यू। अब देखो 6 महीने नेक्स्ट की डेट आ गई। तो इन शॉर्ट जिस पर्सन के भी 6 महीने नहीं हुए हैं उसके एनरोलमेंट नहीं होंगी, ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं ना। तो आई थिंक सेकंड पॉइंट आपको सी बैक फॉर्म वाला जो है पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज स्क्रीनिंग होती है, वो भी एक एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये भी हर साल होगी। अब ऐसा नहीं है कि जैसे इनरोलमेंट थी वन टाइम एक्सरसाइज, ठीक है, उसके बाद सी बैक है, वो भी आपकी कौन सी एक्सरसाइज है सी बैक वाली, ये आप देखिए, वो भी आपकी जो है एनुअल एक्टिविटी है सी बैक, प्लस हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो भी आपकी कौन सी एक्सरसाइज है, एनुअल एक्सरसाइज। तो हर साल जो है स्क्रीनिंग आपकी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की हर साल होगी। तो साफ साफ लिखा है कि all the eligible population should be screened for diabetes and hypertension, and process has been to be mentioned strictly similar to the CBAC form. There should be gap 6 month for fresh screening. तो बिल्कुल जी जैसे 6 महीने बाद आपकी CBAC फॉर्म फिल होते हैं, तो वैसे ही स्क्रीनिंग के लिए भी आपको जो है 6 महीने का गैप चाहिए, ठीक है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का भी सेम प्रोसेस है। लास्ट डेट के बाद 6 महीने कंप्लीट हो गए तभी उसकी जो है स्क्रीनिंग होगी पेशेंट की। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे जो आपने ऑलरेडी डायग्नोस कर दी हैं बीपी और शुगर के पेशेंट और जिनकी दवाई कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, तो उनका कुछ नहीं ओपन होगा और ना उनकी दोबारा से स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। उनकी सेम एज इट इज़ डायग्नोस वाले आपके पुराने चलते रहेंगे, वो आपके नेक्स्ट उनकी जो है स्क्रीनिंग नहीं होगी, ठीक है, जो डायग्नोस पे हैं। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इंसेंटिव जो है 30+ पॉपुलेशन कि जो आप सी बैक भरते हैं उन्हीं का मिलता है CHOs को या INM को, है ना। अगर 30+ पॉपुलेशन के जो आप सी बैक्स भरते हैं उन्हीं का आपको जो है इंसेंटिव मिलता है, 18+ का नहीं मिलता। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो टारगेट है आपकी पॉपुलेशन का 37% आपने निकालना है, उसके बाद 8.3% आपने निकालना है, तब जाके आपका मंथली टारगेट कंप्लीट होता है। अगर आपका 8.3% मंथली टारगेट कंप्लीट है सी बैक का, तभी आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। बाकी फोर्थ पॉइंट है आपका डायग्नोस के रिलेटेड। तो डायग्नोस के रिलेटेड एक ऑलरेडी आपको गाइडलाइन शेयर की हुई है कि 50 रुपये पर आशा वर्कर को मिलेंगे डायग्नोस के, तो वो आपने एक बार देख लेनी है ना। तो जो आपको मैंने पहले बताया कि जो ऑलरेडी आपने डायग्नोस की है 23-24 में, ठीक है, जिनकी दवाई चली हुई है तो वो दोबारा से नहीं होंगे ना, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक, गाइडलाइन में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, तो ये 5th नंबर जो पॉइंट है, तो इसमें वही है कि रेगुलर जो फॉलोअप है ना वो आशा वर्कर द्वारा किए जाएगा, ठीक है, और पोर्टल में भी चढ़ेगा और CHOs भी अपने पोर्टल में जो है उनको चढ़ाएंगी। बाकी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है रोहित महाजन सर करके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये वाली PDF प्लस ये ओल्ड वाली PDF चाहिए अगर, है ना, इंसेंटिव की, तो वो आपको मैंने वहाँ पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइन है फॉलोअप की हाइपरटेंशन डायबिटीज़ की, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, फॉलोअप बाय आशा, ऑल द पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ हैव टू बी फॉलोअप बाय मंथली बेसिस। तो मंथली बेसिस पे जो है आशा द्वारा फॉलोअप किया जाएगा। आशा वर्कर जो है रेगुलर बेसिस पे हाइपरटेंशन और डायबिटिक पेशेंट के घर में
जाएंगी, है ना। और उनकी कंजप्शन ऑफ एंड जनरल वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट, और दवाइयाँ भी जो आप देख सकते हैं जो उनको लगी हैं उनके बारे में इंक्वायरी जो है करेंगी। तो आफ्टर द विजिट ऑफ आशा हैज़ बीन अपडेट द विजिट ऑन द नेशनल एनसीडी पोर्टल, तो उसके बाद वो पोर्टल पे वो विजिट जो है अपना अपडेट करेंगी। और आशा जो है पेशेंट को बताएंगी कि जो भी आपके नियरेस्ट हेल्थ इंस्टीट्यूट है वहाँ 3 महीने में एक बार जाके अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जो है चेक उन्होंने करवानी है। तो ये आशा वर्कर जो है गाइड करेंगी। पीएससी में चले जाएँ, सीएचओज और एमओज के पास कहीं भी चले जाएँ ना, पीएससी सब सेंटर में जहाँ भी जो भी नियरेस्ट हो, है ना। आशा ने इंश्योर करना है कि जो भी पेशेंट है उनके कंसर्न है ना, तो उनका 3 महीने में एक जो है विजिट वो पीएससी और सब सेंटर में जरूर होना चाहिए। आशा इंश्योर करेंगे ना। तो आशा जो है 50 रुपये इंसेंटिव के लिए फिर एलिजिबल हो जाएंगी। 6 महीने में 2 बार जो भी बीपीओ शुगर का पेशेंट है वो सब सेंटर या पीएससी में रेगुलर जो है चेकअप कराएगा। आशा ये चीज़ इंश्योर करेंगी और फिर उनको जो है 50 रुपये का जो है इंसेंटिव मिलेगा। तो ये लाइन आप पढ़ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट है वो अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर 6 महीने में 2 बार नियरेस्ट सब सेंटर और पीएससी में जाके चेक करवाता है, तब जाके आशा जो है 50 रुपये इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होंगी। और वो चीज़ उन्होंने जो है एनसीडी पोर्टल पे भी अपडेट करनी है। तो ये पढ़ सकते हैं फॉर वन पर्टिकुलर पेशेंट, एक पर्टिकुलर पेशेंट जो आपका हाइपरटेंशन का है या फिर डायबिटीज़ का है ना, तो आशा जो है मैक्सिमम इंसेंटिव 1 साल में 100 रुपया ही क्लेम कर सकती है एक पेशेंट के ऊपर। बाकी ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट लीस्ट 4 टाइम इन अ गिवन 12 मंथ। तो ये बाकी सीएचओ जो और जो एएनएम है वो सारी चीज़ें चेक कर लेंगी, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर यानी कि एचसी की जो पोस्ट होती है हेल्थ एजुकेटर की, और ब्लॉक अकाउंटेंट की जो पोस्ट होती है ना, तो वुड बी चेक द एएनएम कंसर्न आशा लेटर हैज़ ड्यूटी वेरीफाई फॉलो विजिट अकॉर्डिंग ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर विल रिलीज द इंसेंटिव RS50। तो ये थी गाइडलाइन इंसेंटिव की, है ना। अब नेक्स्ट 6 पॉइंट है आपका ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। इसकी जो स्क्रीनिंग होनी है वो 5 साल में एक बार होगी, ठीक है। तो आयुष्मान भव जो कैंपेन चला था तो उसमें तो हम कर दे रहे थे सभी की स्क्रीनिंग ना, पर ये चीज़ याद रखिए कि अब जो इनकी जो है स्क्रीनिंग होनी है वो 5 साल में एक बार होगी। और इनकी जो है प्रोग्रेस जो भी आपका टारगेट है, ठीक है, वो मंथली बेस पे ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है रिव्यू होगा। तो सिम्टम वगैरह आपने चेक कर लेने हैं, अगर किसी में है तो फिर आपने जो है वो एनसीडी पोर्टल पर अपडेट कर देना है। तो बस नेक्स्ट जो गाइडलाइन है उसमें लिखा है कि जो भी आपका रिव्यू हर मंथ में जो है ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारा रिव्यू किया जाएगा एनसीडी का। इसके फॉर्मेट भी नीचे अटैच किए हुए हैं, ठीक है। तो बस यही था। तो बस इन शॉर्ट एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो आपने एनरोलमेंट करनी है वो 1 टाइम एक्टिविटी है, एक बार आपने कर ली, उसके बाद जो न्यू बॉर्न बेबी होंगे उन्हीं की होनी है, ठीक। सेकंड, एक फाइनेंशियल ईयर में सीबैक फॉर्म आपने एक बार भरने हैं, और जब 6 महीने उसके हो चुके हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप दोबारा उसको फिल कर सकते हो, सेम एज इट इज़। हाइपरटेंशन और जो डायबिटीज़ के केस है वो भी उनकी स्क्रीनिंग जो है 6 महीने बाद ही आप अगेन कर सकते हो नए फाइनेंशियल ईयर में। तो बस यही था इस गाइडलाइन में। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।